यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है आपका आवधिक आकलन द्वितीय, है ना। ये दूसरा आवधिक आकलन है। पहला आवधिक आकलन सप्ताह 10 पे आपके शिक्षकों ने लिया होगा। ये आपका दूसरा आवधिक आकलन है। तो प्लीज़ बच्चों, इस वीडियो को आप सिर्फ देखें। सिर्फ आपको देखना है और समझना है। अपनी पुस्तक में इसमें से कुछ भी ना लिखें। सप्ताह 20 आवधिक आकलन है। ये आपके शिक्षक के द्वारा अपने सामने बिठा करके आपसे भरवाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट है, एक प्रकार का पेपर है। जिस प्रकार से अर्धवार्षिक पेपर होते हैं आपके, ठीक उसी प्रकार से इसमें आपको कुछ अंक दिए जाएंगे, नंबर दिए जाएंगे, और उसको आपके शिक्षक रजिस्टर में नोट करेंगे, ठीक है। ट्रैकर भरेंगे उससे। तो इसको आपको घर बैठ करके मोबाइल से नहीं भरना है, सिर्फ समझना है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। चलिए, किसी भी विषय का आप सप्ताह 20 का आकलन है उसको स्वयं नहीं करेंगे, शिक्षक के सामने जब शिक्षक कहें तब भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको एक बहुविकल्पीय प्रश्नों वाला गद्यांश दिया जाएगा। इसको बोलते हैं गद्यांश, ठीक है। इसको पढ़ेंगे आप। इसके आधार पर आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे, और ये प्रश्न रहेंगे बहुविकल्पी, मतलब चार ऑप्शन वाले। तो देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारी है। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। आत्मकथा क्या होती है? मान लो कोई व्यक्ति है, अपने बारे में स्वयं कुछ लिखे, उसको आत्मकथा कहते हैं। लिखा है कि एक शनिवार को स्कूल का समय सवेरे का था। शाम को 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। 4 बजे कहाँ जाना था उनको? व्यायाम के लिए। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का सही पता न चला। जब वहां पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया, मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आर्थिक दंड देना पड़ा। आर्थिक दंड मतलब कुछ पैसे दंड के रूप में। मैं झूठा बना, मुझे भारी दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूं, सिद्ध कैसे करूं? कोई उपाय न था। मैं मन मारकर, मतलब हताश होकर के अब कुछ नहीं हो सकता, रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी नहीं रहना चाहिए। तो इतनी सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। उसके बाद प्रश्न 1.1 1.1 गांधी जी को 4 बजे कहाँ जाना था? 4 ऑप्शन है। भजन संध्या में, व्यायाम के लिए, आंदोलन में, मित्र से मिलने। तो यहाँ लिखा है शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था, लिखा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ब। इस पर राइट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे इसमें ब ऑप्शन, व्यायाम के लिए। समझ गए प्यारे बच्चों? सारे प्रश्नों के जवाब आपको इसी में से मिलेंगे। प्रश्न अगला है 1.2 गांधी जी को आर्थिक दंड क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो लेट पहुंचे थे, समय पर न पहुंच पाने के कारण। ये ए ऑप्शन सही है। तो यह लिख देंगे समय पर न पहुंच पाने के कारण, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको अभी नहीं भरना है, शिक्षक के सामने भरेंगे। ये बार बार दोहरा रहा हूं मैं। गांधी जी के विषय में कही गई बात कहाँ से ली गई है? तो ये कविता से, नाटक से, कहानी से या आत्मकथा से? तो बेटा ये पैसेज में अभी ऊपर गद्यांश में लिखा था, ये आत्मकथा में कहा है। गांधी जी ने ये सब अपनी आत्मकथा में कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द। तो द लिख देंगे और उसको लिख देंगे आत्मकथा से, ठीक है प्यारे बच्चों। 1.4 आकाश का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन आपके पास बेटा, गगन, धरा, सरिता और कुसुम। तो आकाश को और क्या कहते हैं आप बताओ जरा इन ऑप्शन में से। तो इसका सही जवाब है अ, गगन। गगन को ही हम आकाश कहते हैं। जबकि धरा, धरा ये पृथ्वी का पर्यायवाची बेटा। किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी को धरा कहते हैं। सरिता ये बेटा नदी, नदी का पर्यायवाची है, याद रहेगा आपको। और कुसुम ये जो शब्द है, ये कुसुम मतलब होता है फूल, ये फूल का पर्यायवाची। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1.5
सही वर्तनी वाला शब्द लिखिए। तो दंड, ये दडंग दडंग लिखा है, ये भी गलत लिखा है बेटा। दंड ये सही है, स ऑप्शन वाला। तो आप लिख देंगे सही तरीके से दंड कैसे लिखेंगे, ये वाला ऑप्शन स। उम्मीद करता हूं बेटा आप सीख गए होंगे। तो अच्छे से धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये शब्द रहे दीपक, विशेषण, सर्वनाम, जगदीश चंद्र बसु, रविन्द्रनाथ टैगोर, बेफिक्र होना, भाग जाना। इन शब्दों में से देख करके आपको खाली स्थान भरने हैं। तो कोकिल कंठी को कहा जाता है, तो आप बताओ जरा, आपने पाठ पढ़ा होगा तो पाठ 1 या 2 पर है, 2 पर है ये रविन्द्रनाथ टैगोर का पाठ। तो कोकिल कंठी रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 2.1 में क्या भर देंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रश्न अगला, अंधेरे को हटाना। तो इनमें से क्या चीज है जो अंधेरे को हटाती है, दीपक। बिल्कुल सही बेटा, इसमें क्या भर देंगे, दीपक। अंधेरे को हटाना दीपक से सीखना चाहिए। अगला है, जहां सुई का काम होता है वहां क्या कार्य नहीं कर सकती, तलवार। अभी अभी आपने पढ़ा होगा तलवार, सप्ताह 19 में आया है, ये नीत के दोहे पाठ से लिया गया है। अगला है असीम उत्साह। शब्द में असीम क्या है बेटा, तो असीम एक विशेषण है। क्या है ये एक विशेषण है, तो इसमें क्या भर देंगे, विशेषण। चैन की नींद सोना मतलब बेफिक्र होना होता है, तो इसमें क्या भर देंगे, बेफिक्र होना। तो इस तरीके से ये आप खाली स्थान भर सकते हो। अर्थ को निकाल करके आराम से समझते हुए इसको सीखना है, ठीक है। जब आपके शिक्षक भरवाएं तब भरना है, आपको स्वयं ना भरें। वहां पर कोई बताने के लिए नहीं होगा, ये आपको स्वयं करना होता है। प्रश्न क्रमांक 3, अति लघुत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे छोटे उत्तर वाले। पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए। तो सीखो एक पाठ दिया गया आपका भाषा भारती में, है ना, आपने उसका अभ्यास कार्य भी किया था। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, है ना, वो वाला पाठ। उस पाठ से ये प्रश्न लिया गया है। पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए, तो पृथ्वी से हमें प्राणी की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। याद रहेगा, नहीं तो आप याद कर लें इसको। पृथ्वी से हमें प्राणी की सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुलाब जामुन वाला पाठ पढ़ा हो तुम आपने, है ना, इसमें रम्मू होता है और बुआ जी गुलाब जामुन लेके आती हैं। तो गुलाब जामुन वाले पाठ से ये लिया गया है। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप एक बार फिर से वर्कबुक को देख सकते हैं। तो रम्मू डिब्बों में क्या ढूंढ रहा था, आप बताइए जरा। बुआ जी गुलाब जामुन लेके आई थी, एक एक गुलाब जामुन सबको दे दिया और बाकी के गुलाब जामुन रसोई घर में टाण पर रख दिए थे। तो रम्मू चुपके से, बुआ जी उसकी मम्मी के चले जाने पर, वो डब्बों में गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। याद रहेगा, तो लिख देंगे आप, रम्मू डिब्बों में गुलाब जामुन ढूंढ रहा था। पूर्व दिशा में लाली किस कारण होती है, बेटा हमेशा सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ठीक है ना। तो इसलिए जब सूर्य उगता है पूर्व दिशा में से, तो उस समय लाली फैलती है। लाली मतलब लाल लाल हो जाता है आकाश, ठीक। तो सूर्य के उगने के कारण पूर्व दिशा में लाली होती है। तो लिख सकते हो बेटा, पूर्व दिशा में लाली सूर्य के निकलने के कारण होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, समझते हुए जाएं बेटा इसको, है ना। शिक्षक के सामने आपको बिना देखे करना होता है ये। पेड़ पौधे में भी सुख दुख का अनुभव होता है, इससे किस यंत्र से मापा जाता है। बेटा जगदीश चंद्र बसु का एक पाठ था, है ना, तो उन्होंने एक यंत्र की सहायता से ये सिद्ध किया, ये बताया कि जैसे हमको भी दर्द होता है, ठीक है, उसी तरीके से पेड़ पौधों को भी सुख दुख का अनुभव होता है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी खुशी होती है। तो ये सब उन्होंने एक यंत्र से किया था, उसका नाम था क्रेस्कोग्राफ यंत्र। याद रहेगा नाम, क्रेस्कोग्राफ। अच्छे से लिखना सीख लें, क्रे आधा स, क्रेस्कोग्राफ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बस पूरा प्रश्न से लिखें, पेड़ पौधों में भी सुख दुख का अनुभव होता है, इससे किस शब्द की जगह लिखेंगे, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से नापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरिता हिंदी सीख रही है,
इस वाक्य का भूतकाल में बदल कर लिखिए। भूतकाल मतलब जो समय बीत चुका है। भूतकाल के वाक्य जैसे मैं साइकिल चलाता था, इसका मतलब अब साइकिल नहीं चलाता, पहले चलाता था। मैं नदी में नहाता था, मतलब पहले नहाता था। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे ये शब्द आते हैं, वो वाक्य होता है बेटा भूतकाल का। किसका होता है? भूतकाल का। तो बस इस वाक्य को हम भूतकाल का बनाएंगे। सरिता हिंदी सीख रही है लिखा है, मतलब ये वर्तमान काल का वाक्य है जो अभी समय चल रहा है। तो सरिता हिंदी सीख रही थी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? थी, मतलब पहले की बात हो गई। तो ये वाक्य आपका इस तरीके से भूतकाल में बदल जाएगा। अगला प्रश्न है 3.6, दिए गए वाक्यांशों के लिए उचित शब्द लिखिए। दर्शन करने योग्य, जो चीजें दर्शन करने योग्य होती हैं उसको बोलते हैं दर्शनीय। ये बेटा नर्मदा की आत्मकथा नामक पाठ से लिया गया है। तो इस सारे के सारे जो आपने पाठ पढ़े हैं उन सब में से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। अगला है वह स्थान जहां पर दो नदियां मिलती हैं। तो जो भी चीजें मिलती हैं, नदियां मिलती हैं, उस जगह को कहते हैं संगम। चाहे दो मिले चाहे तीन मिले। मान लो एक नदी इधर से बहती हुई आ रही है और एक नदी इधर से बहती हुई आ गई, दो नदी यहाँ मिल गई और यहाँ से आगे एक साथ बढ़ेंगी, तो ये कहलाएगा संगम। हो सकता है तीन नदियाँ भी मिले, जैसे प्रयागराज एक जगह है बेटा, प्रयागराज जहाँ पर कुंभ लगेगा, है ना। अभी इस बार का कुंभ प्रयागराज में लगेगा। तो जहाँ पर तीन नदियाँ मिल रही हैं, यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ, तो यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होगा। ठीक, तो उस जगह को कहते हैं संगम। गंगा, यमुना, सरस्वती, इसको भी याद रखें बेटा। तो संगम प्रयागराज में तीन नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ पर कुंभ का मेला लगेगा। तो दो नदी मिले या तीन मिले या चार मिले, उस जगह को हम संगम कहते हैं। तीन नदियां मिलती हैं तो इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। अब बेटा समय है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। मतलब पहले छोटे छोटे प्रश्न थे, अब उससे थोड़े से बड़े आएंगे। मछली से स्वदेश के लिए त्याग, सुख में धीरज धरना, पेड़ों से सीखना चाहिए। उक्त भाव प्रकट करने वाली कविता बेटा सीखो नामक पाठ है। तो वहाँ से 4 लाइनें लिखनी है पृथ्वी के बारे में, जिसमें कहा गया है मछली से स्वदेश के लिए त्याग और दुख में धीरज रखना सीखना चाहिए। तो मछली वाली लाइनें आप देख करके लिख दोगे। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। ये लाइनें आपके सीखो पाठ से देख करके आपको याद करनी है। अगला है बेटा पहला पाठ आपका प्रार्थना, उससे प्रश्न आया है। प्रार्थना कविता में कवि ईश्वर से बल क्यों मांग रहा है? बेटा बल, है ना, प्रभु हमें इतना बल दो कि पूरा कर सकूं मैं बापू का सपना। उसी लाइन में इसका उत्तर लिखा है। तो प्रार्थना कविता में कवि ईश्वर से बल, यहां तक प्रश्न से लिखेंगे, बापू का सपना पूरा करने के लिए मांग रहा है। तो बल क्यों मांग रहा है? बापू का सपना पूरा कर सकूं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4.3, दीपावली पर हमें पटाखे चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो यह प्रश्न लिया गया है बेटा आपके पाठ द्वार द्वार चमकी दीपाली। द्वार द्वार चमकी दीपाली, अम्मा बांट रही है सबको भर भर थाली, है ना। तो वो पाठ है, तो उसका अभ्यास भी आपने किया था। तो आपको यहाँ बताना है कि हमको पटाखे चलाते वक्त कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो बेटा पहली सावधानी ये है बेटा, हमको छोटे छोटे पटाखे चलाने चाहिए, बड़े और खतरनाक पटाखे नहीं चलाने चाहिए। दूसरी सावधानी ये है कि हमें कभी भी पटाखे अकेले नहीं चलाने चाहिए। बड़े जो अपने भाई बहन हैं, चाचा हैं या जो भी हैं पड़ोस में, उनके सामने चलाने चाहिए ताकि वो सलाह दें, हमें बचा लें। तो लिख सकते हो दीपावली पर हमें पटाखे दूर से सावधानी पूर्वक बड़ों की निगरानी में चलाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। ये प्रश्न है बेटा, साधारण पुरुष
वीर और स्त्रियां वीरांगनाएं कब बन जाती हैं? तो ये प्रश्न है बेटा पाठ 11 भाषा भारती में। पिता का पत्र पुत्री का नाम। जवाहरलाल नेहरू ने जेल से, नैनी इलाहाबाद जेल से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए पत्र लिखा है। तो उसमें ये लाइनें आई हैं कि साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं, स्त्रियां वीरांगना बन जाती हैं। ये कब होता है ऐसा? तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर पढ़ेंगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए। किसके लिए? महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए। जैसे उस समय हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय की ये बात है। महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी लोगों में असीम उत्साह भर जाता है। कोई ऐसा बड़ा काम होता है, जैसे अपने देश में राम मंदिर बना था, तो सभी लोगों में उत्साह भर गया था। ठीक है, और भी बड़े बड़े काम होते हैं। 370 हटाया गया था कश्मीर से, उस समय देश आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। तो जब महान काम होते हैं महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो लोगों में उत्साह आ जाता है। साधारण पुरुष वीर एवं स्त्रियां वीरांगनाएं बन जाती हैं। ठीक है, यहां से आप लिख सकते हो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4.5। इसमें क्या करना है आपको, पढ़िए जरा। दिए गए शब्दों में से रकार और रेफ वाले शब्द छांट कर लिखिए। रकार मतलब जैसे प्रश्न आप लिखते हो प्रश्न, तो प के नीचे ये र लगा है, इसको बोलते हैं रकार। क्या बोलते हैं? रकार। और एक र इस तरीके से लगता है जैसे कार्य, तो य के ऊपर र लगा है, इसको कहते हैं रेफ। तो शब्द आपको छांट कर लिखनी है, रेफ वाले इस तरफ और रकार वाले इस तरफ। देखो प्रकाश, ये कैसा? रकार वाला यहां लिख दीजिए आपने। इसी तरीके से क्रमांक भी यहां लिख दीजिए। और आक्रोश यहां लिख दीजिए। ये हो गए बेटा रकार वाले। अब जो बच गए हैं वो रेफ वाले, जैसे नर्म, पर्व और दर्पण, ये आपके रेफ वाले शब्द हैं। तो बेटा ये र के प्रकार हैं, एक होता है रकार और एक होता है रेफ। याद रहेगा आपको। चलिए, अच्छा, जिन बच्चों ने अभी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं अगला प्रश्न 4.6। दिए गए शब्दों के मूल शब्द लिखिए। जैसे नीति के दोहे जो पाठ आया था उसमें ऐसी बानी बोलिए, तो बानी का मूल शब्द क्या है? तो इसका मूल शब्द है वाणी। सही शब्द क्या है? वाणी। वाणी को इसको वहां की भाषा में तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? बानी। ठीक, जैसे अमरूद को हम कहते हैं जाम या जामफल कहते हैं, जबकि मूल शब्द क्या है? अमरूद। इसी तरीके त्रिशूल को यहां कहा गया त्रिशूल, मूल शब्द है ये त्रिशूल। ऐसे तरीके से नैन का मूल शब्द है नेत्र। शीतल मतलब ये इस तरीके, शीतल में ठंडक। स्नेह, तो इसका सही शब्द है स्नेह, जिसको प्रेम कहते हैं। सूरज, तो इसका तत्सम शब्द है सूर्य। मूल शब्द क्या है? सूर्य। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो आपका आवधिक आकलन है वो आपको यहां पर समझ करके याद रखना है। ठीक, इसका दूसरा पार्ट बेटा हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। पहले इतने को कंप्लीट करें, फिर अगले वीडियो में इसका आपका दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इसको अच्छे से समझें, सीख लें और शिक्षक के सामने अच्छे से आकलन आप अपना टेस्ट करें। तो अगली क्लास में मिलेंगे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।